फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस समय क्वेरी आ रहा है कि सर नीट 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो केवल 2-3 महीने बचे हुए हैं और अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के पास इस तरह की क्वेरी है कि सर ये डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर मेरे पास नहीं है या ये डॉक्यूमेंट मेरे पास पर्टिकुलर नहीं है, तो कैसे हम एग्ज़ाम में जाएंगे या फिर काउंसलिंग कैसे करेंगे। तो मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि अगर आपके पास नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते इन ओरिजिनल, तो आपकी कैंडिडेचर को निरस्त कर दिया जाएगा, चाहे एग्ज़ाम में हो या फिर ड्यूरिंग काउंसलिंग हो। अगर आपकी रैंक 1000 भी होगी तब भी आपको सीट नहीं मिलेगी। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कोई चेंजेस हुए हैं या कोई चेंज पॉसिबल है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य है आप लोग को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना जो कि आपकी फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कम, नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। अगर नीट एग्ज़ाम का पैटर्न देखें, क्राइटेरिया, अगर उसका अभी तक का किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी के फर्स्ट वीक में, मीन्स 2 फरवरी या 3 फरवरी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद कम से कम 1-1.5 महीने का प्रोसेस होगा जिसमें करेक्शंस होंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आपके सबमिट होंगे, आपकी फीस सबमिट होगी, इस तरह के पूरे प्रोसेस यहाँ पे होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आपका मार्च तक जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है पढ़ाई के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे गलतियां कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। तो क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके अभी से रखने हैं, वो हम बात कर लेते हैं, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर रहे और एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती ना करें। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में नीट 2026 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला, एग्जाम मोड आपको पता है पेन एंड पेपर में होता है। सेकेंड, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 180 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स आपको दिए जाते हैं और अगर एक आपने रॉन्ग कर दिया तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 नंबर आपके कट कर लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आप तुक्का नहीं मारते हैं, नहीं मारना भी चाहिए। दूसरा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए। पीसीबी मिला के आपका 50% जनरल के लिए, 45% आपका फिजिकली हैंडीकैप के लिए, 40% ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ये मार्क्स रिक्वायर्ड हैं तीनों सब्जेक्ट को मिला के। अब बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो 31 दिसंबर 2026 को आपकी एज 17 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है और जहां तक अपर एज लिमिट होती है, इसमें अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं होती है। आप कभी भी नीट का एग्जाम किसी भी एज में दे सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अटेम्प्ट लिमिट कितनी है। तो यहाँ पे कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, फाइनल वर्डिक्ट है। आप जब तक चाहें, जितनी बार चाहें नीट का एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि नीट के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड है कि नहीं, हमें एमबीबीएस ही हमारा गोल है और कहीं लिमिट कम ना पड़ जाए, इस चक्कर में वो परेशान रहते हैं। तो कोई भी लिमिट नहीं है, आप तैयारी करिए, जब तक आप तैयारी कर सकते हैं तब तक आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट इज मोस्ट कंपल्सरी। मिस में इसलिए कह रहा हूँ मोस्ट कंपल्सरी, क्योंकि विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट आपका काम नहीं होगा। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर उसका अल्टरनेटिव पासपोर्ट हो गया या फिर आपका 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गए, ये भी एज अ बर्थ सर्टिफिकेट आपका काम करते हैं। दूसरा, आधार कार्ड हो गया।
तीसरा, अगर आप कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल होने चाहिए, सेंट्रलाइज फॉर्म में होने चाहिए, जिस फॉर्म में एमसीसी मांगता है उस फॉर्म में होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं होते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन इस कैटेगरी के बेस पे ना होके जनरल कैटेगरी के बेस पे आपका होगा, और जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यूडीआईडी कार्ड और फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो बच्चे जो इनकम सर्टिफिकेट रखते हैं, इनकम सर्टिफिकेट की भी वैलिडिटी आपकी होनी चाहिए, ड्यूली इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, न्यू इनकम सर्टिफिकेट। काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर जो जिस तरह के भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप बीए, बीएससी या फिर बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास प्रेजेंट में होनी चाहिए। क्योंकि काउंसलिंग में होता क्या है, बच्चों के पास ये जाते तो हैं रिपोर्ट करने, और रिपोर्ट में ये डॉक्यूमेंट होते नहीं, फिर उनको मोहलत दी जाती है 6-7 दिन की या 10 दिन की या 15 दिन की। अगर उसमें वो सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उनकी सीट को कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके पास इन ओरिजिनल होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप फोटोज़ लगाएं, वही फोटोज़ आपकी काउंसलिंग तक चलनी चाहिए, क्योंकि ये आपके फ़ोटो की वैलिडिटी को ज़्यादा क्लियर करेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म में आपका 2 साल 3 साल पहले की फ़ोटो लगा दी, उसके बाद न्यूली फ़ोटो आपकी काउंसलिंग में लगा दी, तो वहाँ पे फ़ोटो मिसमैच भी कभी कभी हो जाता है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। एक बार फ़ोटो लीजिए और उसके 50 कॉपी करवा लीजिए, पूरा झंझट खत्म, काउंसलिंग तक आपका चल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, केवल स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। सबसे पहला स्टेप तो आपका यही है कि आपको विदाउट एनी गलती आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, खासकर कैटेगरी की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका नाम है, फादर नेम है, एग्ज़ाम सेंटर अगर आप चूज़ करते हैं उसका डिटेल पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके ही डालिए उसमें। क्योंकि एक बार अलॉटमेंट हुआ तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि एडमिट कार्ड जनरेशन के बाद अगर आप गलतियां के लिए मेल भी डालते हैं तो वो गलतियां एग्ज़ाम से पहले करेक्ट भी नहीं होती हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर आपको जब एमसीसी की काउंसलिंग में जाते हैं, फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग में जाते हैं, तो फिर वो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम देता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर इस पर फोकस करके ही आगे बढ़िए, और इन डॉक्यूमेंट का कलेक्शन अभी से कर लीजिए। एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास मिस नहीं होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था कि एप्लीकेशन फॉर्म से पहले ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को विदाउट एनी मिस्टेक फिल करना शुरू करिएगा जब भी आपसे एप्लीकेशन फॉर्म आए फरवरी में। दैट्स ऑल।